तो प्यारे बच्चों, आज हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। पाठ 4 है ये। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें सबसे पहले हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, और फिर हम आगे का पाठ कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कार्बन के बारे में बता दूं तो ये आपने अपनी 9th क्लास में भी पढ़ा है। जो ये कार्बन है हम C से दर्शाते हैं। इसकी परमाणु संख्या 6 होती है और इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। तो इसकी परमाणु संख्या 6 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखें तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के अंदर विभिन्न कक्षाओं में सुसज्जित हैं, कैसे वो कक्षाओं में लगे हुए हैं। मान लीजिए कि हम ये एक परमाणु बनाते हैं कार्बन का, जिसमें कि ये मध्य में नाभिक है और ये उसमें विविक्त कक्ष हैं, ऊर्जा स्तर, जिनमें कि इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर काटते हैं। तो जैसे कि कार्बन की परमाणु संख्या आपके सामने है कि 6 है, तो इसके पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन सुसज्जित हैं और बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दूसरे कक्ष के अंदर हैं। तो इस तरह से इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो 2 4 है। तो पहले कक्ष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, क्योंकि पहले कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं और बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्ष में आ जाते हैं। तो इस तरह से इसका ये इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2 4। अब बच्चों, ये 9th क्लास में भी हमने किया है कि संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहर के कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि इसके बाहर के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको? 4। तो इस तरह से इसके संयोजक इलेक्ट्रॉन 4 हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉन को हम ई से दर्शाते हैं, तो हम ई माइनस ऐसे लिखें तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 4 है। अब बच्चों, जो संयोजकता है कार्बन की वह भी 4 है, क्योंकि क्या होता है, इसके बाहर के कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और हर परमाणु चाहता है कि उसके पास बाहर के कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ये आपको याद आ गया होगा, हमने 9वीं में किया था। तो बाहर के कक्ष में हर परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि अष्टक कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 की आवश्यकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन को चाहिए और ताकि वह अपना अष्टक कंप्लीट कर सके, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो लेने और देने बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वह क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और इसकी संयोजकता 4 है। इस तरह से जो कार्बन है वह 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। क्या करता है? साझेदारी। बच्चों, ऐसा है कि जैसे कि इसके बाहर के कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 चाहिए, लेकिन अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेता है तो यह संभव नहीं है। और अगर यह चाहे तो यह किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए यह 4 इलेक्ट्रॉन ना तो देता है ना लेता है, उसकी क्या करता है? साझेदारी करता है। अगर आपको नहीं समझ में आया, आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक इंग्लिश की किताब है और आपके दोस्त के पास हिंदी की किताब है, लेकिन आप अपनी इंग्लिश की किताब उसे नहीं दोगे और ना ही वो आपको हिंदी की किताब देगा, क्योंकि उसकी आपको भी जरूरत है और हिंदी की किताब की आपके दोस्त को भी जरूरत है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उन दोनों किताबों की साझेदारी कर सकते हैं कि आप दोनों इंग्लिश की किताब भी इकट्ठी पढ़ें और हिंदी की किताब भी इकट्ठी पढ़ें। उससे क्या होगा, आप दोनों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, क्योंकि आपके पास हिंदी की किताब नहीं थी पर आप अपने दोस्त के साथ देखोगे तो आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, और ऐसे ही आपके दोस्त की। तो साझेदारी करने से क्या हुआ कि हमें कोई भी किताब दूसरे को नहीं देनी पड़ी, बल्कि हमने इकट्ठे ही उसको यूज कर लिया। ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन लेना और देना कार्बन के लिए दोनों असंभव था, इसलिए वह अष्टक अपना पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। जो साझेदारी के लिए क्या करना पड़ता है, उसे दूसरे किसी तत्व के परमाणु के साथ या किसी दूसरे कार्बन के परमाणु के साथ ही उसके इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी पड़ती है, जिसमें वह ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को इकट्ठे यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वह इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहे हैं? साझेदारी कर रहे हैं। और जब भी साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो सहसंयोजी आबंध बनता है। क्या बनता है बच्चों? सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध बनता है बच्चों। तो सहसंयोजी का मतलब होता है जो साझेदारी से आबंध बनते हैं उनको बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। आबंध का मतलब होता है बेटे, जब 2 परमाणु आपस में अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने की वजह से इकट्ठे रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं आबंध। जैसे अगर आपके दोस्त और आपको इंग्लिश और हिंदी की किताब इकट्ठे पढ़नी है तो इकट्ठे बैठना पड़ेगा और आप दोनों के बीच में एक आबंध बन जाता है। तो इस तरह से कार्बन जो है वो अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपने अष्टक को पूरा करने की कोशिश करता है, ना कि इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर। तो ये मैंने अभी आगे प्रश्न करवाने हैं, उससे संबंधित मैंने आपको पहले से ही समझा दिया। अब आप देखेंगे जो मैंने लिखा हुआ है। तो बच्चों, मैं एक और बात बता दूं, जो कार्बन है हमारे जो
वायुमंडल में पाया जाता है CO2 गैस के रूप में। आपको यह साथ में कोयला और भी अन्य खनिज पदार्थों में भी पाया जाता है, पेट्रोलियम, डीजल, इन सब में भी कार्बन पाया जाता है। तो यह एक बहुत ही मुख्य तत्व है जो कि बहुत ही हमारी प्रकृति में बहुत ही रूपों में पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने मुख्य बिंदु इसके लिखे हुए हैं, ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए लिखने। तो कार्बन, और इसको ऐसे दर्शाया जाता है जैसे 6 इसका परमाणु संख्या है, 12 इसका परमाणु भार है। यह एक धातु है, ये जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। यह वायु में CO2 के रूप में पाया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। यह भूपर्पटी में, भूपर्पटी मतलब धरती के नीचे, यह 0.02% है, और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यह 0.03% है। तो ये आप याद कर लेंगे क्योंकि आपसे मल्टीपल चॉइस में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें 2 कक्ष हैं K और L, और इलेक्ट्रॉन वितरण इसका है 2-4, मतलब पहले कक्ष में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरे कक्ष में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बाहर के कक्ष में है, इसलिए इसके संयोजक इलेक्ट्रॉन 4 हैं। और क्योंकि यह 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, इसलिए इसकी संयोजकता भी कितनी है, 4 है। तो ये आप नोट कर लेंगे, मैंने आपको ये समझा भी दिया है और आप यहां से देख के लिख भी सकते हैं। उसके बाद बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको यह बताया कि क्या कारण है कि कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाता है और न 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। क्यों? अब बच्चों, अगर कोई 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो हम कहते हैं कि वह ऋण आयन बना रहा है। इलेक्ट्रॉन लेने से ऋण आयन बनते हैं और देने से धन आयन बनते हैं। लेकिन कार्बन न तो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा 4 और न ले पाएगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन में न तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है और न ही उसके पास इतनी ऊर्जा है कि वह 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सके। बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4 इलेक्ट्रॉन के त्यागने के लिए, इसलिए वह धन आयन व ऋण आयन नहीं बनाता, बल्कि वह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो ये मैंने अभी आपको समझा दिया था। उसके बाद सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जब कोई भी तत्व का परमाणु ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है, बल्कि उनकी साझेदारी करता है। जैसे मैंने अभी आपको आपके दोस्त के साथ आपकी किताब का उदाहरण दिया कि आप पे इंग्लिश और हिंदी की है, तो आप दोनों साझेदारी करके उसको यूज करते हो। तो इस तरह से जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उनसे बने अबंध को सहसंयोजी अबंध कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और उदाहरण में जैसे मैं अभी दे चुकी हूं आपको कि कार्बन के 4 सहसंयोजी बंध बनते हैं क्योंकि उसके बाहर के कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 की उसको और जरूरत थी जिनकी वो साझेदारी करेगा। तो इस तरह से सहसंयोजी बंध आपको पता चल गया होगा, आप इसे नोट कर लेना। अब बच्चों, मैं आपको बताने जा रही हूं कुछ अणुओं की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो मैं आपको सिखा देती हूं कि हम अलग अलग अणुओं की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को किस प्रकार से बनाते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को समझने के लिए पहले आपको कुछ परमाणुओं के परमाणु संख्या और उनके इलेक्ट्रॉन वितरण के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वितरण और परमाणु संख्या नहीं पता होगा तो आपके लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना मुश्किल हो जाएगा। ये आपके कक्षा में 9वीं में भी पढ़ाया गया था, तो एक बार आप इसको रिवाइज 9वीं की बुक में से भी कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ से शॉर्ट में देख सकते हैं। जैसे कुछ तत्व होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, मैं सभी तत्व नहीं ले रही हूं, मैं मेन तत्व ले रही हूं। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरह से मैं यहाँ पे कुछ तत्व ले रही हूँ। क्लोरीन, तो आप इन तत्वों को देख लीजिए जिनकी हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मैंने वही तत्व यहाँ पर लिए हैं। तो अगर मैं इनकी परमाणु संख्या की बात करूं, जैसे हाइड्रोजन है, इसकी परमाणु संख्या 1 है, हीलियम की 2, कार्बन की 6, नाइट्रोजन की 7, ऑक्सीजन की 8, फ्लोरीन की 9, नियोन की 10 और क्लोरीन की 17। तो इस तरह से ये इनकी परमाणु संख्या है। और इनका इलेक्ट्रॉन वितरण अगर हम करें, इलेक्ट्रॉन वितरण, तो इलेक्ट्रॉन वितरण में आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि विभिन्न कक्ष होते हैं किसी भी परमाणु के अंदर, तो पहले कक्ष के में 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, L कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह से हम कक्षों में विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन बांट सकते हैं। तो हम यहां से देखेंगे जैसे कि हाइड्रोजन पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो वह पहले K कक्ष में ही आ जाएगा क्योंकि K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन वितरण 1 ही होगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है जैसे मैंने बताया K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दोनों ही एक ही कक्ष में आ जाएंगे। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले कक्ष में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे, तो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, और 6 में से 2 बचते हैं 4, ये जो कि दूसरे कक्ष में जाएंगे। ऐसे ही नाइट्रोजन में 7 है तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन में 2, 6, फ्लोरीन में 2, 7, नियोन में 2, 8 और क्लोरीन में
पहले कक्ष में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, तो 2 और 8 10, और इस पे 17 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी 7 इलेक्ट्रॉन किस में पहुंच जाएंगे, तीसरे कक्ष में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से ये हमने विभिन्न जो परमाणु है उनका इलेक्ट्रॉन वितरण किया, जो हमें ज्यादा जरूरत थी उनका ही हमने किया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वितरण। उसके बाद बच्चों जैसे यहाँ से हम देख सकते हैं कि इनको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपनी अष्टक को पूरा करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हर परमाणु चाहता है कि उसके बाहर के कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसका अष्टक कंप्लीट हो। अब बच्चों अगर मैं कार्बन की बात करूं तो जैसे मैंने इसके बारे में तो आपको बता ही दिया है कि इसके बाहर के कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यह 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो हम यहाँ पे एक अलग कॉलम भी बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं संयोजकता, कि यह कितने इलेक्ट्रॉन लेना या देना चाहते हैं ताकि इनके बाहर का अष्टक कंप्लीट हो जाए। अब आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, 2, तो इसको 1 और की जरूरत है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। अब बच्चों पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और हीलियम का पहले कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी ये पूरा भरा हुआ है, इसलिए इसकी संयोजकता 0 होगी, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन ना तो लेना चाहता है ना देना चाहता है, क्योंकि इसके जो बाहर का कक्ष है 2 इलेक्ट्रॉन से पूरित है और पहले कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 की उसको आवश्यकता थी, तो संयोजकता 4 है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, आप सब जानते हैं कि अगर उसपे 5 है और अष्टक पूरा करने के लिए इसको 3 की जरूरत है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है, इसलिए वह 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 3। ऑक्सीजन के बाहर के कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 की उसको जरूरत है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 2 होगी। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो उसकी संयोजकता क्या होगी, 1। अब आप देख सकते हैं कि नियोन के बाहर का कक्ष पूरा भरा हुआ है 8 इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि दूसरे कक्ष में 8 ही इलेक्ट्रॉन समा सकते थे और उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी उसको इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए ना वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा और उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है बाहर के कक्ष में, तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अष्टक पूरा करने के लिए, यानी इसकी संयोजकता 1 है। तो इस तरह से हम संयोजकता निकाल सकते हैं। अगर 4 से कम संयोजक इलेक्ट्रॉन हो तो वही संयोजकता होती है, लेकिन अगर जैसे आप देख सकते हैं 5, 6, 7 ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है बाहर के कक्ष में यह 4 से ज्यादा है, तो इस केस में हम संयोजकता निकालने के लिए 8 माइनस संयोजक इलेक्ट्रॉन करते हैं। जैसे अगर मैं 8 में से 5 घटा दूं तो हमारे पास 3 आ जाता है, ऐसे ही संयोजक इलेक्ट्रॉन 8 में से घटा के 2 आता है, 8 में से 7 घटा के 1 आता है, यानी 8 में से संयोजक इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो संयोजकता आ जाएगी। आप 8 माइनस 8 करेंगे तो 0 आएगा। इस तरह से हम संयोजक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए था, जो हमने 9th में पढ़ा हुआ था वही हमने एक बार रिवाइज किया है। अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, जो हमने अभी करना है। जैसे कि बच्चों आप नाम से ही देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब ये है कि इसमें जो संयोजक इलेक्ट्रॉन है उनको बिंदु से दर्शाया जाता है। हम यहाँ पे क्रॉस भी लगा सकते हैं छोटा सा, या बिंदी भी लगा सकते हैं। संयोजक इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, बाहर के कक्ष के इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे बाहर के कक्ष में 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से जो ये इलेक्ट्रॉन थे, ये बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको बोलते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन और उनको बिंदु से दर्शाया जाता है। मैंने यहाँ पे प्रश्न के तौर पे लिखा हुआ है हम कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, तो हमें किस किस की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करनी है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये मैंने कुछ यौगिक लिखे हैं जिनकी हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करेंगे। तो सबसे पहले हमने करनी है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसकी, H2 की। हाइड्रोजन जो यौगिक है बेटे H2, इसमें 2 H आपको नजर आ रहे हैं, H2 का मतलब इसमें 2 H हैं, तो हम यहाँ पर 2 H बनाएंगे इस तरह से। और आपने अब इस टेबल में से देखा जैसे कि इसमें जो संयोजक इलेक्ट्रॉन है वो 1 ही है, यानी इसके बाहर के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 1। तो पहले हाइड्रोजन पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है बाहर के कक्ष में, ऐसे 2 हाइड्रोजन है, दोनों के पास ही 1-1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब आपको मालूम है कि हाइड्रोजन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है बच्चों, वो अष्टक पूरा नहीं करता, क्योंकि पहला कक्ष कितने इलेक्ट्रॉन से पूरा होता है, 2 से। तो ये क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। ये हाइड्रोजन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है उससे साझेदारी करेगा, और सेम ऐसे ही ये हाइड्रोजन इसके हाइड्रोजन को यूज करेगा। तो इस तरह से दोनों हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन उनका खुद का है, और दूसरा वो इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे हाइड्रोजन से साझेदारी कर रहे हैं। इस तरह के अबंध को बोलते हैं सहसंयोजी अबंध। अब बच्चों जैसे कि इस हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया और इस हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार से बच्चों दोनों हाइड्रोजन ने जैसे 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी, तो हम इस तरह से इसको एक डंडी से दर्शाते हैं। तो यह इसको हम बोलते हैं एकल सहसंयोजी अबंध। तो इस तरह से जब 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है 2 परमाणुओं के बीच, तो उससे बने अबंध को बोलते हैं एकल सहसंयोजी अबंध। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह एक एकल सहसंयोजी अबंध बन गया।
और अब आप देख सकते हैं कि दोनों जो हाइड्रोजन हैं इनके बाहर के कक्ष में दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, एक तो इनका खुद का और दूसरा साझेदारी वाला। इस प्रकार से इसको हम बोलेंगे कि यह हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। मैं दूसरा जो उदाहरण ले रही हूँ बच्चे, मैं O2 का ले रही हूँ। O2 मैंने ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के यौगिक में हमारे पास आप देख सकते हैं O2 का मतलब हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है बच्चों, हमारे पास 2 ऑक्सीजन होंगी। और आप इस टेबल में से देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के बाहर के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं। तो हम इसके जो है 6 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे ऑक्सीजन के, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमने इसके 6 इलेक्ट्रॉन बनाए। ऐसे ही दूसरा जो ऑक्सीजन है उसके भी हम 6 इलेक्ट्रॉन ही बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास हैं और अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों ऑक्सीजन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, क्योंकि 6 तो इस पे थे ही, इसको 2 की ही कमी थी। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन से साझेदारी करेगा। तो 6 इसके खुद के, ये जो मैंने गोला बनाया है कैसे बनाना है, इसमें जो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन है 6 तो वो ले लिए, और क्योंकि इसको 2 की कमी थी तो 2 इसने दूसरे ऑक्सीजन से ले लिए। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के पास भी ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके खुद के हैं, और इसको भी कितने की जरूरत है अष्टक पूरा करने के लिए, 2 की जरूरत है। तो 2 ये इस ऑक्सीजन से लेगा। इस तरह से साझेदारी बराबर की है। बराबर की मतलब इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है साझेदारी करी, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी। तो इस तरह से ये सहसंयोजी बंध बन गए। ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं, तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से हम 2 डंडी लगाएंगे, क्योंकि इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है दोनों तरफ से। तो इसको बोलते हैं द्विसहसंयोजी आबंध। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो एकल आबंध बना था। अब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होने की वजह से इसको बोलेंगे द्विसहसंयोजी आबंध। तो हम इसको लिखेंगे द्विसहसंयोजी आबंध, या इसको साधारण रूप से हम द्विआबंध भी बोल देते हैं। तो इस तरह से हम ऑक्सीजन का उदाहरण ले सकते हैं। तो बच्चों, मैं तीसरा उदाहरण जो ले रही हूँ वो मैं N2 का ले रही हूँ। N2 इस यौगिक में 2 नाइट्रोजन हैं। तो आप इस टेबल में से देख सकते हैं, जो नाइट्रोजन है इसके बाहर के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 5। और अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने की जरूरत है, 3 की जरूरत है। तो पहले हम इसके 5 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे जो कि इसके संयोजक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। सेम ऐसे ही दूसरा नाइट्रोजन जो है उसके पास भी बाहर के कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5। अब बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास थे, तो 8 पूरे करने के लिए 3 की कमी रह गई। तो ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन इसके अपने, और यह 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा नाइट्रोजन से। तो 5 और इसके 3 लेने के बाद इस तरह से इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। सेम ऐसे ही इस नाइट्रोजन के पास भी 5 तो अपने इलेक्ट्रॉन है, 3 की कमी है जो ये इससे साझेदारी करेगा दूसरे नाइट्रोजन से, और इसके भी 8 पूरे हो जाते हैं, 5 अपने और 3 साझेदारी से। तो इस प्रकार दोनों नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी है। इस प्रकार से बच्चों दोनों नाइट्रोजन की 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, तो इस वजह से इनके बीच में त्रिआबंध बनेगा। तो इस तरह से हम इसे दर्शा सकते हैं। तो ये जो आबंध है इसको हम कह सकते हैं यह है त्रिसंयोजी आबंध। तो ऐसे हम अगला उदाहरण जो ले रहे हैं बच्चों, F2 में बच्चों 2 फ्लोरीन आपको जैसे नजर आ रहे हैं, तो 2 फ्लोरीन के परमाणु होंगे। और मैंने जैसे आपको टेबल में बताया था, F जो फ्लोरीन है उसके पास 7, उसके पास जो है वो संयोजक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे फ्लोरीन के लिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से दूसरा फ्लोरीन है, इसके पास भी 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन है। अब आप जानते हैं अष्टक को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से दोनों फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एक फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन और 1 की ये साझेदारी करेगा इस तरह से। तो इस तरह से फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, 7 इसके खुद के और 1 इसने साझेदारी से लिया। इसी तरह से दूसरे फ्लोरीन के पास भी आप जानते हैं 7 इलेक्ट्रॉन है और 1 उसको चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ये दूसरे फ्लोरीन से करेगा। इस तरह से दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एकल आबंध बनता है। तो दोनों फ्लोरीन के बीच में एकल आबंध बनेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है दोनों परमाणु के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की, तो एकल आबंध बनता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो 2 द्विआबंध बनता है, और जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो त्रिआबंध बनता है। अब हम जो अगला उदाहरण ले रहे हैं बच्चों, CH4 यौगिक का ले रही हूँ। CH4 जिसको हम मीथेन भी बोलते हैं,
क्या बोलते हैं बच्चों इसको, मीथेन। ये जो इनके नामकरण है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। हमने ये टॉपिक करना है कि कैसे यौगिकों को नाम दिया जाता है, पर अभी हम कर रहे हैं कि CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार से बनेगी। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन है और 4 हाइड्रोजन हमें नजर आ रहे हैं, तो हम चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे इस तरीके से। अब जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हमें इनके संयोजक इलेक्ट्रॉन बनाने होते हैं, और अब मैंने आपको बताया था कि कार्बन के पास 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि मैं बता चुकी हूं। तो इस तरह से ये कार्बन जो है इसके पास 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे मैंने बना दिए हैं। और जो हाइड्रोजन है चारों बच्चों, उनके पास एक एक संयोजक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था टेबल में कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, तो इसके पास एक संयोजक इलेक्ट्रॉन है, जिसे मैं यहाँ पर क्रॉस के द्वारा दर्शा रही हूँ। इस तरह से मैंने छोटा सा ये क्रॉस लगाया है, इससे मैंने इनको इलेक्ट्रॉन को दर्शाया है ताकि हम कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अलग से देख सकें। जैसे बच्चों मैंने अभी बताया था कि हाइड्रोजन जो है वह अष्टक पूरा नहीं करता, वह सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, क्योंकि पहले कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन आने संभव हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, जैसा कि ये क्रॉस से दर्शाया गया है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, जो कि ये इस कार्बन से साझेदारी करेगा। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, एक इसका खुद का, एक इसने कार्बन से साझेदारी की। ऐसे ही बाकी हाइड्रोजन भी करेंगे, उनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और वो भी चारों हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे। और इस तरह से चारों हाइड्रोजन जो है ये स्थायी हो गए, क्योंकि इनके जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब लेकिन कार्बन जो है इसके बाहर के कक्ष में, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और अष्टक पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ताकि इसके 4 और 4 8 हो जाएं। तो ये चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो क्योंकि इसने भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करवाई थी, और यहाँ पर साझेदारी दोनों तरफ से बराबर होती है, तो इस तरह से कार्बन के 4 अपने चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। अब जैसे कि इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ तो एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है, इस कारण से कार्बन का जो है चारों हाइड्रोजन के साथ एकल आबंध बनेगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की वजह से इस कार्बन का चारों हाइड्रोजन के साथ एकल आबंध बन जाएगा, और ये इस तरह से इसकी संरचना होगी। उसके बाद बच्चों जो हम अगला ले रहे हैं यौगिक, वो है अमोनिया, NH3, जिसका नाम होता है अमोनिया। अमोनिया में बच्चों N है, और आपके सामने यहाँ पर 3 H आपको नजर आ रहे हैं, तो हम 3 H बनाएंगे। और जैसे कि अभी हमने यहाँ से देखा कि नाइट्रोजन के पास 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसके पास 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से। और जैसे ऊपर भी मैंने आपको दिखाया कि हाइड्रोजन के पास एक ही संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर हम उसको क्रॉस से दर्शाएं तो इस तरह से हाइड्रोजन के एक एक संयोजक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। अब बच्चों हम जानते हैं कि हाइड्रोजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक उसके पास अपना है ही, और उसको एक और की जरूरत है, तो वह नाइट्रोजन के साथ साझेदारी कर लेगा। ऐसे तीनों ही H नाइट्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। लेकिन नाइट्रोजन पे अपने कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों, अभी दिखाया मैंने 5, तो उसको कितने की जरूरत है, 5 है, तो अष्टक पूरा करने के लिए 3 की जरूरत है, तो तीनों हाइड्रोजन से वो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा, और इस तरह से उसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो ये है उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इस तरह से हम नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन एक कलाबंध बना रहे हैं, 3 हाइड्रोजन एक कलाबंध बनाते हैं। इस तरह से ये बन जाता है अमोनिया का जो है, ये अमोनिया की संरचना बन जाती है। छठा उदाहरण जो मैं ले रही हूँ बच्चों, वो है CO2, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। आप जानते हैं CO2 छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। तो C है, और हमारे पास कितने ऑक्सीजन है बच्चों, 2 ऑक्सीजन है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इनके संयोजक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। कार्बन, कई बार बात हो चुकी है कि कार्बन के पास 4 जो है वो क्या है, संयोजक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के पास आप इस टेबल में से देख सकते हैं कि इसके पास 6 संयोजक इलेक्ट्रॉन है, तो इस ऑक्सीजन के पास भी 6 संयोजक इलेक्ट्रॉन है, और इस ऑक्सीजन के पास भी 6 संयोजक इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हमने इनके सबके संयोजक इलेक्ट्रॉन ही बनाए हैं अभी। अब बच्चों आप जैसे कि जानते हैं ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने की जरूरत है अष्टक पूरा करने के लिए, 2 की कसर बाकी है, क्योंकि अष्टक के लिए 8 चाहिए और इस पे 6 है, तो 2 की कमी है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के साथ साझे करेगा, तो ये 6 इसके खुद के और 2 ये कार्बन की सहायता लेगा, तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ऐसे ही सेम इस ऑक्सीजन के पास भी 6 थे, और इसने भी 2 कार्बन से 2 की साझेदारी कर ली, और इसके भी 8 पूरे हो गए। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अपने हैं, जो हमने क्रॉस से दिखाए हैं, तो इसके पास 4 की कमी है। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस ऑक्सीजन से करेगा और 2 की इससे करेगा, क्योंकि इसने भी अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करवाई थी, और साझेदारी हमेशा बराबर इलेक्ट्रॉन की होती है।
तो इस तरह से अगर हम फिर से इसको लिखें तो कार्बन के साथ जो 2 ऑक्सीजन है, मैंने आपको बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उतने ही अबंध बनते हैं। तो आप देख सकते हैं इन दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, 2 इसके 2 इसके, तो द्विआबंध बनेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इसलिए इधर भी द्विआबंध बनेंगे। तो ये है CO2। अब हम जाते हैं बच्चों, लास्ट जो हमने करना है S8 का करना है बच्चों। 8 यहाँ से आप देख सकते हैं कि 8 सल्फर आपस में जुड़ेंगे। तो बच्चों मैंने इस टेबल में सल्फर का नहीं बताया था, तो मैं सल्फर का बता देती हूँ आपको। सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। तो अगर इन 16 इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन वितरण करें तो आप देख सकते हैं, पहले कक्ष में आपको बताया था 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तो 2 और 8 10, तो 16 में से 10 निकल गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरे कक्ष में जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन वितरण जो होगा, तो इसके पास कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे? 6, यानी इसके बाहर के कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। जैसे S8 है तो हम क्या करेंगे, 8 सल्फर को इस तरीके से लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमने 8 सल्फर लेने हैं। तो जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि सल्फर के पास 6 संयोजक इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक सल्फर के पास हमने 6-6 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार हमने सबके सल्फर के 6 संयोजक इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। तो ये क्या करेंगे, दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। यानी ये सल्फर है जो, जैसे कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस तरफ से लेगा और एक इस तरफ से, और इस तरह से इसके 8 पूरे हो जाते हैं। 6 इसके खुद के, एक इधर से 7 और एक इधर से 8। इस प्रकार से ये सल्फर जो है ये भी दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, क्योंकि इसने इस सल्फर को एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करवाई थी। एक इससे लेगा ये और एक दूसरी तरफ से लेगा। इस तरह से इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये सल्फर भी एक इधर से लेगा और एक इधर से लेगा। इस प्रकार ये भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। इस प्रकार से ये सारे के सारे अपने 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं। तो मैं इसको पूरा ही बना देती हूँ। तो इस तरह से ये एसिड का जो है संरचना पूरी हो जाती है। तो बच्चे, आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा सारा। अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।